अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बयानिया और मैं हूं आलिया शब्बीर। नाजरीन, बहसियत कौम हम शर्मिंदा है, बहसियत रियासत हम सकते में है कि ये हमारे मुल्क में क्या हो रहा है। कहीं पर हमारी तनसीबात को निशाना बनाया जा रहा है तो कहीं पर हमारी खवातीन को ज़मीन पर सड़कों पर घसीटा जा रहा है। कहीं पर सियासतदानों की एक बार फिर से वफादारियां तब्दील की जा रही हैं। कहीं पर रियासत पाकिस्तान पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि कहाँ पर है ये सिक्योरिटी जो अपनी रियासत को, अपने अवाम को महफूज नहीं कर सकती। लेकिन ये सारे सवालात बेमनी हैं क्योंकि कहीं से कोई जवाब नहीं आएगा। और जहां तक सच की बात है तो ज्यादा सच हम बोल भी नहीं सकते कि आखिर सच है क्या, सवाल उठा भी नहीं सकते क्योंकि सवाल जब उठाया जाएगा तो उसका जब जवाब देना पड़ेगा तो वो महंगा पड़ेगा हर एक को। लेकिन हम ये बात तो जरूर कर सकते हैं कि इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है ये यकीनन किसी के लिए भी कोई अच्छा नहीं है, नुकसान है, सबके लिए नुकसान है, इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए, इन सियासतदानों के लिए। लेकिन अब आगे वे फॉरवर्ड की तरफ बढ़ना है। वे फॉरवर्ड क्या होगा, इसके ऊपर आज लाहौर हाई कोर्ट का एक अहम फैसला आया है जिसमें पीटीआई के 72 एमएनएस के इस्तीफों की मंजूरी का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया गया है। क्या ये वे फॉरवर्ड हो सकता है? वे फॉरवर्ड के ऊपर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लें कि ज़मान पार्क में ऑपरेशन की तैयारियां चल रही थी लेकिन आखिर में निगरान हुकूमत ने यू टर्न ले लिया। ये मामला है क्या, इसी के ऊपर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है आमिर मीर साहब ने, सूबाई वजीर इत्तलात हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर मीर साहब वक्त देने के लिए। पहले मैं बात करना चाहूंगी कि ये जो अभी रिसेंटली हुआ है ज़मान पार्क में ऑपरेशन का 48 आवर्स का अल्टीमेटम आपकी जानिब से दिया गया, फिर फोर्स भी भेज दी गई, कॉर्डन ऑफ भी कर दिया गया, फिर अचानक से मुज़ाकराती टीम भेज के उसके बाद मुज़ाकरात हो गए, मामला तय हो गए और ऑपरेशन रोक दिया गया। ये सब क्या है, इसकी तफसीलात से प्लीज हमें आगाह कीजिएगा। देखें, हकायक दुरुस्त कर लें, मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस निकाल के देख लें। मैंने किसी ऑपरेशन की धमकी नहीं दी थी। मैंने कहा था कि हम ज़मान पार्क में 24 घंटे की डेडलाइन दे रहे हैं। आप मतलूब दहशतगर्द जो कि कोर कमांडर हाउस पर हमले में इन्वॉल्व थे, जो अस्करी टावर पर हमले में इन्वॉल्व थे, उनको हवाले कर दें। अब वो 24 घंटे की डेडलाइन गुजरी तो पहले हमें 8 दहशतगर्द जो हैं उनकी कस्टडी मिली और फिर 6 दहशतगर्द मजीद आ गए। तो 14 जो लोग थे वो हमारे पास पहुंच गए और फिर उनसे हमें ऐसी इंफॉर्मेशन मिली है इम्पोर्टेंट, जिससे हम बाकी लोगों तक भी पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो किसी ऑपरेशन का मैंने ना धमकी दी थी ना ऐलान किया था। ऑपरेशन की बात तो हुई नहीं। ये तो देखे ना, मीडिया आज सारा दिन अजीब चीजें चलाता रहा कि हम जा रहे हैं और हम पुलिस लेके जा रहे हैं और हम सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। हालांकि बातचीत के लिए खान साहब के पास हुकूमती टीम गई थी, लेड बाय कमिश्नर लाहौर। जी तो ठीक ये है थोड़ा आमिर मीर सा साहब, जो कि हमारी इतलात हैं, जो हमने हालातों वाकयात देखे हैं उसके मुताबिक, जो हालातों वाकयात देखे हैं, इतलात को छोड़ दीजिए, जो हालातों वाकयात देखे हैं, तमाम एरिया को सील कर दिया गया था। वहाँ पे फोर्सेस मौजूद थी, पुलिस मौजूद थी वहाँ पर। ये नहीं था कि ये कल से ये काम हो रहा था। एक प्रेशर वहाँ पर बिल्डअप किया जा रहा था। ये भी आपकी जानिब से कहा गया कि 400 लोगों की ज़रूरत होगी अगर इतने सारे दहशतगर्दों को पकड़ने के लिए जाएंगे तो इस सब से तो यही नतीजा अखज़ होता है कि ऑपरेशन की ही तैयारियां थी। चले आपकी बात मान लेते हैं, आगे बढ़ते हैं कि अब जो बात हुई है इमरान खान साहब से, आप लोग सेटिस्फाई हो गए हैं कि अब ज़मान पार्क में कोई दहशतगर्द मौजूद नहीं है? जो आपके पास हैंड ओवर हो चुके हैं बस वही लोग थे। ज़मान पार्क अब एक बिल्कुल क्लियर एरिया है। देखें, मैं पहले वापस जाऊंगा। नतीजा आपने अखज़ किया है, हमने नहीं किया। आप कह रही हैं कि वहाँ पे पुलिस का कॉर्डन ऑफ किया हुआ था। जाहिर है वो कॉर्डन ऑफ ना करते तो ये 14 जो दहशतगर्द वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे थे वो ना पकड़े जाते। ठीक है ना जी। जी ठीक है। अब आप कह रही हैं, अगला सवाल आपने क्या किया? जी, इमरान खान साहब से जो आपकी बात हुई है उससे क्या आप लोग तमाम चीज़ें, ये ज़मान पार्क ऑपरेशन या उसके तनाजुर में दहशतगर्द छुपे हैं, ये अब आप लोग सेटिस्फाई हैं कि वहाँ पर कोई शरपसंद अनासर नहीं है, अब वो क्लियर एरिया है? नहीं, वो क्लियर एरिया नहीं अभी भी। और उस एरिया को क्लियर करने के लिए हमारा जो है ये फैसला हुआ है कि वहाँ से हम पहली स्टेज पे तजावजात का खात्मा करेंगे और दूसरी स्टेज पे वहाँ पे न सिर्फ खान साहब के घर के आसपास ये 2 कनाल का एक प्लॉट है जहाँ पर खेमे लगे हैं जिसमें मुसल्लह अफराद मौजूद हैं।
तो इसके अलावा उनकी अपनी सिक्योरिटी में भी प्राइवेट लोग मौजूद हैं। तो इस वक्त जो उनके साथ बातचीत हुई थी और उसका मकसद था बुनियादी तौर पर कि उनको इस बात पर आमादा किया जाए, उनसे पूछा जाए, उनको बताया जाए कि हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है और हमें ये लोग चाहिए। तो खान साहब को हमने बताया कि एक तो 8 लोग ऐसे हैं जो उनकी मेन स्ट्रीम लीडरशिप में से हैं, और इसके अलावा उनको बताया गया कि 2200 मजीद लोग हैं जो हमलों में वांटेड हैं। 3400 पकड़े जा चुके हैं, 3428, 2200 मजीद मतलूब हैं जो जियो फेंसिंग में, जिनकी लोकेशन जो है वो ऐसे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे आई है जिन पर अटैक किया गया था। तो अब कुछ उनकी शराइत थी, कुछ हमारी शराइत थी। तो सर्च ऑपरेशन के हवाले से डेडलॉक रहा, लेकिन ये अब हमने फैसला किया है कि वहाँ से तजावजात के खात्मे के लिए ऑपरेशन करेंगे। वहाँ के इलाका मकीन जो हैं वो 4 रोज थे, काफ़ी परेशान थे, वो नाके ख़त्म करने का मुतालबा कर रहे थे। तो पहली स्टेज पे हम तजावजात जो हैं वो ख़त्म करेंगे और साथ ही नाके जो हैं उनको हटाएंगे। अब चूंकि वहाँ पर नो गो एरिया का स्टेटस जो है ज़मान पाक का वो ख़त्म हो चुका है। आप अगर देखें, वहाँ आपके कैमरामैन जाएं, आप ड्रोन फुटेजेस देखें, तो अब घर के आसपास के तमाम इलाके जो हैं वो क्लियर हो चुके हैं। वहाँ कैंप तो मौजूद हैं लेकिन वो सुनसान पड़े हैं। जी ठीक तो है। ये आमिर मीर साहब, ये जो तजावजात वाली बात है, ये खबर थी कि इमरान खान साहब ने कहा कि हम तजावजात खुद हटा देते हैं, आप अपने जो आप लोगों ने नाके लगाए हैं या सिक्योरिटी के लिए अरेंजमेंट्स किए हैं, आप लोग वो ख़त्म कर दें। तो क्या ये इमरान खान साहब ने ये तजावजात ख़त्म किए हैं या पुलिस ने बाय फोर्स करवाए? खान साहब ने तजावजात ख़त्म करनी होती हैं तो कर दी होती हैं। अब प्रॉब्लम ये हो गया है कि तजावजात पड़ी हैं सुनसान, और उन खेमों के मकीन जो हैं वो कूच कर चुके हैं। तो अब खान साहब के लिए वैसे भी ये जो कैंप पड़े हैं खाली और जो वहाँ पे टेंट लगे हैं वो शर्मिंदगी का बायस बन रहे हैं। तो अच्छा जी ठीक है। आमिर मीर साहब, ये बताइएगा कि आपने बात की है कि 8 लीडरशिप के लोग भी शामिल हैं जो कि इस सारे वाक़े में है। तो ये 8 लीडरशिप के कौन कौन से लोग हैं जो शामिल हैं और कितने आप लोग अभी तक अरेस्ट कर चुके हैं? देखें, अभी तक जो कोर कमांडर लाहौर और अस्की टावर जो हैं उनको जलाने और आग लगाने, तोड़ फोड़ करने के इल्ज़ाम में जो लोग हैं वो कोई 3428 गिरफ्तार हो चुके हैं। इनमें से 800 प्लस जो हैं उन पर संगीन नौयत के केसेस बनने जा रहे हैं। उसमें से कुछ लोग जो हैं उनके केसेस मिलिट्री कोर्ट्स में जाएंगे और कुछ लोगों के इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में जाएंगे। जी ठीक है, लेकिन ये 8 लीडरशिप के जो मेन लोग हैं, इनमें से कितने आप लोगों के पास हैं और कौन कौन लोग आप लोगों के पास हैं? नहीं, ये गवर्नमेंट के 8 पास जो हैं मेन स्ट्रीम लीडरशिप में से, ये 8 तो वांटेड है ना, इनके नाम भी आज खान साहब को दिए हैं। जी इनमें मियां असलम इकबाल हैं, हसान न्याजी हैं, मुराद सईद हैं, हाँ मुराद रास हैं, जुबैर न्याजी हैं, हम्माद अजहर हैं, हाँ अहमद न्याजी हैं और एक शख्स है शाहिद अहमद जो फॉरेन नेशनल है। तो ओके। इनके बारे में इंफॉर्मेशन थी और एविडेंस भी है कि खान साहब ने गिरफ्तारी से पहले जो टास्क दिया था कि मेरी गिरफ्तारी की सूरत में मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को अटैक करना है, उसकी एग्जीक्यूशन में इन लोगों ने मरकजी किरदार अदा किया। राइट आमिर मीर साहब, जैसे कि इमरान खान साहब ने टास्क दिया था ये, जी यानी कि तो मेन जो मुबैना तौर पर जैसे आप कह रहे हैं, तो ये ऑर्डर तो पास इमरान खान साहब की जानिब से हुआ था। तो आप उनके ऊपर भी केस बनाएंगे? उनके ऊपर भी केस बना है? अभी तक कोई FIR हुई है? जी बन चुके हैं, बन चुके हैं। और उनकी फिर अगर आप दूसरे लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं, 8 मेन लीडरशिप के नाम दिए हैं, तो इमरान खान साहब को आपने ये नहीं बताया कि ये आपका भी केस है, हम आपको भी गिरफ्तार करना चाहते हैं? उन्हें पता है, लेकिन खान साहब आपको पता है ना, वो जजों के लाडले हैं, तो वो तो हर केस में उनको जमानत मिलती है। अभी ये जब चार्जेस फ्रेम होंगे, केसेस फाइल हो जाएंगे, फैसला हो जाएगा कौन सा केस मिलिट्री कोर्ट में जाना है, कौन सा ATA में जाना है, तो फिर ये फैसला होगा कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार करना है या नहीं करना। जी ठीक है। अब अच्छा, आपने जजेस की बात की है, जजेस के लाडला होने की, तो आपको भी एक जज से कोई नाराजगी, कोई गिला है जिसके खिलाफ आप लोगों ने भी कोई रेफरेंस दायर करने का फैसला कर लिया है? तो क्या पंजाब गवर्नमेंट की और निगरान गवर्नमेंट की इतनी कैपेसिटी है कि वो एक जज के खिलाफ रेफरेंस दायर कर सके, और क्या एविडेंस है इस तनाजुर में?
आपको पंजाब की निगरान हुकूमत की कैपेसिटी का अभी तक अंदाजा नहीं, अगर तो वो शक दूर कर लें। ये गैर सियासी हुकूमत है और ये एडमिनिस्ट्रेटिवली माजी की हुकूमतों से बड़ी स्ट्रांग है, चूंकि इसका कोई ऐसा एजेंडा नहीं है। अब अगर दहशत गर्दों की तरह तहरीके तालिबान स्टाइल में मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर लोग हमले करेंगे तो उनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। और अगर कोई जज इन दहशत गर्दों को केस सुने बगैर प्रोसीडिंग स्टार्ट होते ही 1 मिनट के अंदर बेल ग्रांट करता है तो पाकिस्तानी जो कवानीन है उसमें जज भी काबिल एहतसाब हैं और उन्हीं कवानीन के तहत एक जज साहब जो हैं उनके खिलाफ रेफरेंस जी आमिर मीर साहब, निगरान गवर्नमेंट का वैसे काम तो सिर्फ ऑपरेशनल मामला देखना है, जाहिर है सिक्योरिटी के मामला तो जरूर देखना है, लेकिन ये तो रेफरेंस तो बहुत आगे की बात हो जाएगी। आपने कहा कि आप लोगों को हमारी कोई निगरान हुकूमत की कोई इसके ऊपर कोई शक है, तो शक जरूर है। मुझे शक इसलिए है कि कोर कमांडर हाउस जलता रहा, निगरान हुकूमत सोई रही। ये क्यों हो गया? ये वाकया होने ही क्यों दिया? क्या निगरान हुकूमत इतनी कमजोर थी, उसके पास पुलिस नहीं थी, फोर्स नहीं थी? क्यों ये वाकया होने दिया? देखें, ये बात जो है इसका जवाब अगर मैं दूंगा तफसील में तो फिर आप के चैनल पे ऑन एयर नहीं हो पाएगा। ये जी प्लीज आप बात करिए, मैं आपको गारंटी देती हूँ कि मैं आपकी बात ऑन एयर करूंगी। नहीं, आप वो गारंटी नहीं दे सकती। मैं जानता हूँ ना, जब मैं आपको वो बात बताऊंगा तो आपकी सारी गारंटियां जो हैं वो निकल जाएंगी। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इस वक्त जब हमले हो रहे थे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे, तो ना सिर्फ फौजी क़यादत बल्कि पंजाब की निगरान हुकूमत ने भी ये फैसला किया था कि गोली नहीं चलानी। जब दहशत गर्दों के 5-5 और 7-7 हज़ार के जत्थे जो हैं वो हमलावर होते हैं मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे, तो मॉब का जो कंट्रोल करने के लिए दुनिया भर में ये असूल तय है कि मॉब जब हमलावर हो तो पहले आप हवाई फायरिंग करते हैं, उसके बाद आप टांगों पे गोलियां मारते हैं, फिर आप सीधी फायरिंग करते हैं। तो अगर ये काम कर लिया होता पंजाब की पुलिस ने तो आज आपके सवालात ये होने थे कि आप तो बड़े जालिम हैं, आपने तो लोगों को कत्ल कर दिया। इसलिए ये लाशें, मुझे आमिर मीर साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं बिल्कुल मैं आपकी बात से इत्तेफाक करती हूँ। जी आमिर मीर साहब, इन लोगों के हौसले बढ़े और इस हद तक नौबत आई। आमिर मिर्जा, मैं आप बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं आपसे यही सवाल करती अगर ऐसा कोई हादसा पेश आता। लेकिन अभी मेरा ये सवाल है कि एटलीस्ट जो फर्स्ट मेजर्स लेने चाहिए थे, जो इनिशियली करना चाहिए था, आंसू गैस की शेलिंग थी और भी बहुत सारे हरबे थे जो इस्लामाबाद में तो इस्तेमाल किए गए जहां पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन पंजाब में तो हमने देखा कि कोई किसी किस्म की कोई हमने मूवमेंट देखी नहीं है कि कहीं 5 लेयर्स की वो सिक्योरिटी बैरियर्स को वो क्रॉस करके गए। एक जगह पर भी हमें किसी किस्म की उनको कोई रुकावट नजर ही नहीं आई है। तो फिर सवाल इसलिए कर रहे हैं। जी आमिर मीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। शायद वो इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहते, वो ये कहते हैं कुछ कर रहे हैं कि आप शायद चला नहीं सकते। जाहिर है कि हमारे भी पर जलते हैं, कहीं ना कहीं हम लोग भी बंधे हैं सच बोलने से, और सच सुनने वाले तो हैं लेकिन सच बोलने वाले अब डरते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पे ब्रेक शामिल करेंगे। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हमें ज्वाइन करेंगी किरण डार साहिबा, MNA है, PMLN की सीनियर रहनुमा है। सलमान आबिद साहब हमारे साथ होंगे, एनालिस्ट हैं, और जुल्फकार अली बदर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर हमारे साथ होंगे। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं, किरण डार साहिबा हैं, MNA हैं, PMLN की सीनियर रहनुमा है। हमारा साथ देंगे प्रोग्राम में सलमान आबिद साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, कॉलमिस्ट भी हैं, एक्सप्रेस में कॉलम लिखते हैं। जुल्फकार अली बदर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है। स्पोक्स पर्सन बिलावल भुट्टो जरदारी है। आप तमाम मेहमानों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगी। प्रोग्राम का आगाज़ सलमान आबिद साहब आपसे करना चाहूँगी। बहसीयत कौम हम शर्मिंदा है, जो कुछ भी हुआ रियासत पाकिस्तान में
और जो अवाम के साथ, जो जमहूर के साथ हो रहा है उसमें भी हम शर्मिंदा हैं। ये रिपीट टेलीकास्ट है, शिद्दत इसमें ज़्यादा है। कल के मुखालफीन आज जो हैं वो एक साथ बैठे हैं और कल के जो एक दूसरे के दूसरे मुखालफीन, दूसरा ग्रुप था, आज वो दुश्मन बना बैठा है। ये जो सब कुछ हो रहा है इससे आगे रियासत पाकिस्तान को, अवाम को, सियासत को कितना नुकसान हुआ है अभी तक? देखिए, सिवाय हम नुकसान के और कर क्या रहे हैं, और कोई एक शोबा तो नहीं ना। सियासत को उठा के देखें, मईशत को उठा के देखें, बेरोजगारी, महंगाई को उठा के देखें, सिक्योरिटी के हालात देखें, हर तरफ से लगता ही है जैसे हम बंद गली में जाते जा रहे हैं। आज इसहाक डार साहब ने फरमा दिया कि IMF से माहिदा नहीं हो पा रहा क्योंकि वो हमारे एटमी प्रोग्राम के खिलाफ हो गए हैं, अब वो हमें चाहते नहीं है। यानी हर तरफ से दरवाजे जो है वो हमारे बंद है। हमसे IMF का एक माहिदा नहीं हो पा रहा, उसमें हम फंस के रह गए हैं। तो अब मसला ये है कि ये सारा कुछ इसलिए हो रहा है कि हम सब लोग, यानी एक फरीक नहीं, हुकूमत हो, अपोजिशन हो, एस्टेब्लिशमेंट हो, जुडिशरी हो, सब अपनी अपनी अनाओं में जाके फंस के रह गए हैं और सब अपनी अपनी मर्जी का नतीजा चाहते हैं, अपनी अपनी मर्जी की सियासी तशरीह कर रहे हैं, अपनी अपनी मर्जी की कानूनी तशरीह कर रहे हैं। तो नतीजा जो है वो एक बदएतमादी की सियासत की सूरत में आ रहा है सामने। अब आप देखिए, हम मसले को हल थोड़ी कर रहे हैं, हम तो हर मसले को बिगाड़ रहे हैं ना। तो वो जो बिगाड़ रहे हैं उसका नतीजा ये है कि हम जो है एक ऐसी जगह पे खड़े हैं जहां से हमें निकलने का कोई रास्ता जो है वो नजर नहीं आ रहा। जी ठीक है नजर, लेकिन कुछ हालात पैदा हुए हैं आज के, जो पे दर पे वाकयात हुए हैं, जो तब्दीलियां आई हैं, इसके ऊपर मैं प्रोग्राम के अगले हिस्से में बात करती हूँ। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है, ज़मान पार्क का सर्च ऑपरेशन है और इसके अलावा तजावुज़ात ख़त्म करने थे ज़मान पार्क में, और इमरान खान की मजम्मत है इन तमाम वाकयात की जो हुए। तो ये सारी जो कड़ियां आपस में मिल रही हैं, ये किस तरफ इशारा कर रही हैं, प्रोग्राम के अगले हिस्से में बात करेंगे। किरण डार साहिबा, आप लोग पहले मुखालिफ थे, फौज के एस्टैब्लिशमेंट के थे, चाहे नारे लगाते थे, चाहे आप लोग नाम लेते थे, चाहे जो भी जुबान इस्तेमाल करते थे, लेकिन आज वही PTI कर रही है। और आप लोगों का जो PTI के साथ सलूक है, ये आपको लगता है कि सियासी मुखालफीन का ऐसा सलूक होना चाहिए? कल को आप भी इसी दौर से फिर गुजर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। लेकिन जहाँ तक आपने बात कही, नो डाउट आप हिस्ट्री को चेंज नहीं कर सकते। बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि एक वक्त था जब हम भी उन लोगों के खिलाफ जो जमहूरियत के इलेक्टेड वज़ीर आज़म को बार बार घर भेज रहे थे, और हम बिल्कुल हमारे बयानात, मेरे कायदीन के सबके बयानात सामने, यू कांट चेंज द हिस्ट्री। लेकिन आप इसको PTI के लोगों के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। आप इमरान खान के साथ और PTI के लोगों के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। अभी आपने बात कही कि हम शर्मिंदा हैं, डेफिनेटली हम शर्मिंदा हैं। हम उन शोधाओं के जो बेवाओं, उनके बच्चे हम उनसे शर्मिंदा है जो भी 9 मई को हुआ। आप इसको फिर कहूंगी कि आप मुस्लिम लीग नून को या PDM को PTI के साथ जो है वो कंपेयर ना करें। बेनज़ीर की शहादत हुई तो वो तो मर गई, मतलब इस दुनिया से चली गई, तब ये सब कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तब करें। आप कहेंगे जी आज आप जरदारी का नाम ले रही हैं, आज आप जरदारी साहब कह रही हैं, ये कह रही है, लेकिन उस वक्त उसने दनाई दिखाई थी, उसने हजूम को कौम बनाने की कोशिश की और उसने उस बंदे ने ये काम किया। जी बिल्कुल, पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया और उसने माहौल चेंज कर दिया। बिल्कुल बदकिस्मती पाकिस्तान की कि इमरान खान साहब जैसा बंदा इस पाकिस्तान का वजीर आजम बना है। तारीख में नाम लिखा जाएगा और उसने इस कौम को हजूम बना दिया। मतलब मैं कहती हूँ कि क्या मतलब, हमें तो किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है, हम तो आपस में बड़े दुश्मन है। यानी हजूम, वो कौम नहीं थी, वो मेरे और आपकी पाकिस्तानी कौम नहीं थी, वो हजूम था, हजूम। उसके हाथ में जो आया उसने उसके ऊपर से गुजर गया। उसके आगे मुझे लगता है उस हजूम के आगे उसके अपने बच्चे भी होते, वो उसके ऊपर से गुजर जाता। मतलब कोई नहीं, मतलब इसको ये शऊर है, इसको आप शऊर कह रहे हैं। मतलब आपने कहा कि ये कर दे, वो हो गया, कमाल है। यानी आपको कोई मतलब मुझे बताएं, ये लीडर का ये काम होता है? ऊपर चले जी ये काम भी हो गया, उसके बाद ये हमारे लोग नहीं थे, झंडे इनके,
भतीजे भांजे इनके और हमारे लोग नहीं थे। मतलब मैं तो क्या कहूँगी, पीटीआई के लोग क्या थे, हजूम, पाकिस्तानी कौम को एक हजूम बनाने में माशाल्लाह से क्या कहूँ मैं, इमरान खान साहब का कितना बड़ा हाथ, क्या हाथ ही उनका है। मैं क्या सियासी बात करूँ यहाँ पे तो मेरे पाकिस्तान की बात है। किरण साहिबा, मायूस हो गई ना पाकिस्तानी कौम। आप लोगों को भी, आप लोग कहते थे कि पीटीआई की गवर्नमेंट जाएगी तो हम दूध और शहद की नहरें बहा देंगे। हमारे पास तीन अदवार का एक्सपीरियंस मौजूद है। जब हम हुकूमत में आएंगे तो यहाँ पर महंगाई, बेरोजगारी खत्म कर देंगे, लेकिन वो सब कुछ भी नहीं हुआ। तो अब अवाम ने किसी तरफ तो रुख करना है। वो कहते हैं इमरान खान की गवर्नमेंट बेहतर थी। दूध और शहद की नहरों का नहीं कहा गया था, पहली बात। और आपके पास भी है वो रिकॉर्ड, हमारे पास भी है, मीडिया भी दिखाता है कि उनके माशाल्लाह से उनके जो हैं रहनुमा। जी ठीक है, चले जी, दूध शहद की नहरें तो नहीं थी, महंगाई खत्म कर दे, बेरोजगारी खत्म कर दे, मैशत को सहारा दे लेंगे, मैशत को संभाल लेंगे, डॉलर 200 से नीचे ले आएंगे, ये तो रिसेंटली दावा किया था। किरण साहिबा साथ रहिएगा, आपको जी किरण साहिबा साथ रहिएगा, क्योंकि मेरे साथ मौजूद हैं जुल्फकार अली बदर साहब। मैं चाहती हूँ कि उनका भी इनिशियली इनपुट शामिल कर लूँ प्रोग्राम में। जुल्फकार अली बदर साहब, आप लोग तो, मैं तो हैरान हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे। आइन के मुहाफिज थी, आज इलेक्शन टाइम पर और आइन के मुताबिक होने पर वो सिखपा हो जाती है। वो विक्टिमाइजेशन का शिकार होने पर हमेशा एहतजाज करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। आज वो जिनको विक्टिमाइज किया जा रहा है उनकी बात ही नहीं की जा रही। देखिए, आपका ये जो सवाल है, ये उस टाइम पे हमारे लिए होता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आइन शिकनी या कानून शिकनी का साथ दे। पार्टी तो हमेशा से आइन और कानून की पासदारी करती आई है और अभी भी हमेशा कहती आई है कि हमने आइन और कानून की पासदारी करनी है। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब को कहा कि आप डिप्टी स्पीकर, जो इमरान खान के डिप्टी स्पीकर और सदर पाकिस्तान है, जिन्होंने आइन शिकनी की थी, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराए। और फिर उन्होंने एक और बात की, जो ये सारा मसला क्राइसिस चला अदलिया के साथ, कि अदलिया के अंदर अगर कोई मोजिज जज साहबान या कोई जज साहब आइन शिकनी करे तो फिर उसकी क्या रेमेडी है, हम कहाँ पे जाएं, किसके पास जाएं शिकायत लेके, क्या मामला करें। तो इस सारी बात के ऊपर सोचना समझना पड़ेगा। देखिए, आइन क्या, ये मामला अगर हम थोड़ा बैकग्राउंड में जाएं तो 4 जज अगर मुखालफत कर रहे हैं और 3 जज उसकी हमायत कर रहे हैं, तो उसकी बैकग्राउंड में जाएं और इस सारे मसले के अंदर कोई भी 90 डेज की जो टाइमलाइन है उसके बारे में कोई कमेंट नहीं कर रहा कि हमने 90 डेज से तजावज करना है। जी ठीक है, चलिए ठीक है। इसके अलावा ये देखें कि आज खवातीन को घसीटा जा रहा है। आप लोग तो ये समझा जाता था कि खवातीन महफूज हैं कि सियासत में, लेकिन आज कोई खातून इस ये मनाजर देखकर तो सियासत में आने के बारे में सोचेगी नहीं। साथ में आप लोग जिस तरह से अब ये सियासी जोड़ तोड़ को आप लोग तनकीद का निशाना बना रहे थे। पहले तहरीक अदम एतमाद की सूरत में भी यही जोड़ तोड़ किया गया। आज पीटीआई लोग छोड़कर जा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हमारे पास आ जाए, तो ये सब क्या है? देखिए, ये जो पाकिस्तान की तारीख में बहुत कम मौके ऐसे हुए हैं कि तमाम पॉलिटिकल ओपोनेंट्स मां सवाए एक आधे के, कि वो अपनी सियासत से बालातर होके, जाती अनाव से बालातर होके, ओवर एंड अबव द पॉलिटिकल मैनिफेस्टो एंड एजेंडास, उन्होंने पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम के लिए तमाम एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हुए हों, और वो आज हुकूमत के अंदर भी कोलिशन पार्टनर्स हो, अलाइज हो, और वो मुल्क का हुकूमत को चला रहे हो, और आइन कानूनी तरीके से हुकूमत साहब की कोशिश थी और उन्होंने इस कोशिश के अंदर वो कामयाब हुए, सबको इकट्ठा किया। इसके अंदर अगर कोई जाती मुफाद या जाती वो होता, इंटरेस्ट होता, तो उसके अंदर फिर हम इकट्ठे चल नहीं सकते थे। सिर्फ इसके अंदर एक जमात जो कि बाहर गई है, उसका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। अब वो तहरीक इंसाफ की जो अगर बात करें, तो अगर तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस, स्टेक होल्डर्स इकट्ठे होकर टेबल पे बैठ के अपने मसाइल और अपनी जाती दुश्मनियों को भुला के मुल्क और मुल्क के मसाइल के लिए इकट्ठे हो सकते हैं, तो तहरीक इंसाफ भी तो पाकिस्तानियों की जमात है, यहीं के रहने वाले लोग हैं। उनको क्या मसला था इन लोगों के साथ बैठ के पाकिस्तान के लिए एक शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म पॉलिसी का हिस्सा बनाते, कल को जो भी इलेक्शन जीत के आ जाता उसके साथ चलते। अब उन्होंने नहीं आना पसंद किया। उसके बाद क्राइसिस देखें,
ये जो क्राइसिस आया है इसमें फंडामेंटल राइट्स का इशू आया है, ह्यूमन राइट्स का आया है, विमेन राइट्स का आया है, चिल्ड्रन राइट्स का आया है, ये तमाम वायलेशन जिसकी आप निशानदेही कर रही थी। देखें, ये हम इसके ऊपर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आवाज उठाते हैं, पॉलिटिकल राइट्स के ऊपर आवाज उठाते हैं। उन्होंने अपने एलाइज की तमाम पार्टीज के अंदर कहा कि मैं इस प्रिंसिपली इस हक में नहीं हूं कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को बैन किया जाए, लेकिन उसके बाद जो ये 9 मई को वाकया पेश आता है और वो ही पॉलिटिकल पार्टी सियासी जमात अपना दहशतगर्दी की जमात में तब्दील होती है और अपना मिलिटेंट विंग दहशतगर्दी का मुजाहरा करते हैं, एक कोर कमांडर हाउस पे, रेडियो पाकिस्तान में और मुतअद्दिद 24 बिल्डिंगों पे हमला करते हैं, एम्बुलेंस के अंदर से मरीज को निकाल के एम्बुलेंस को जला देते हैं, बस से जला देते हैं। मुझे मैं किरण आपसे ये सवाल कर लूं, इजाजत दीजिएगा जुल्फकार से मैं सलमान आबिद साहब की जानिब आती हूं, लेकिन आप जब आपने ये बात की है ना कि ये हमारे सरकारी तंसीबात को निशाना बनाया गया, जी इजाजत दीजिएगा मैं किरण से ये सवाल कर लूं। किरण, कि हम बहसियत रियासत इतने कमजोर हैं कि कोई भी हमलावर होगा, चाहे वो कोई जत्था हो, चाहे कोई ग्रोह हो, चाहे कोई शरपसंद अनासर हो, वो आएंगे और हमारे इदारों को, हमारी सरकारी तंसीबात को तहस नहस करके रख देंगे और हम देखते रहेंगे, हम सकते में रहेंगे और 10 दिन बाद सदर पाकिस्तान उसकी मजम्मत करेंगे और हम 1 दिन बाद जाके उसको ब्लैक डे करेंगे। मतलब कि उस वक्त हमारी जो फौरी तौर पर क्विक रिस्पॉन्स फोर्स है वो तो हमें कहीं नजर ही नहीं, हमने तो खुद दे दिया सबको, सब कुछ हाथ में दे दिया ना कि कानून हाथ में ले लें, जिसने लेना है ये कर लें जो करना है। बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ। मुझे बताएं जी, जब रियासत अपना काम करती है तब आप सब लोग मीडिया और सारी सिविल सोसाइटी खड़ी हो जाती है और वो कहते जी रियासत ने फायर क्यों खोला। खुदा न खास्ता 9 मई को जो कुछ हुआ वो तो मैं कहती हूँ, मैं 71 की वॉर तो मैंने नहीं देखी, लेकिन मुझे 71 वॉर जैसी लग रही थी। मैं अपनी वालदा से पूछी थी, अम्मी मुझे लगता है ऐसा ही कुछ हुआ होगा। पहली बात, वहां पे अगर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जत्था है और वो अपना काम उसने कर दिया जो आपके सामने दिया, मेरे सामने भी है, बट अगर उस वक्त रियासत खड़ी होती तो मेरे ख्याल से पता नहीं कितनी लाशें गिरती, ठीक है, और फिर लाशों की सियासत होती। किरण साहिबा ये कौन सी आप बात कर रही हैं, कौन से जमाने में हैं हम? वॉर जोन की बात नहीं कर रहे हैं कि जहां पर आपने दुश्मन के साथ मुकाबला करना था, टैंक ले आने थे, आपने तो वही टीयर गैस, वही आंसू गैस की शेलिंग, यही सब आपने क्विक रिस्पॉन्स के तौर पर इस्तेमाल करने थे ना। फर्स्ट सेकंड 5 आप लेयर्स में सिक्योरिटी को अगर कोई ड्रॉप करके जा रहा है तो आप उसको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ पे भी मैनेज नहीं कर सके, इतनी वीक सिक्योरिटी है आपकी। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, इसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इस पर भी बात हो रही है कि क्या वजह बनी। बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि हम हवाई फायर भी नहीं कर सके, हमने हवाई फायर क्यों नहीं किया। जी ठीक है, यहाँ पे ब्रेक शामिल करनी है, मजीद बात करेंगे, बात की पहुंची। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। क्योंकि अब वे फॉरवर्ड तलाश करना होगा, इतने नुकसान के बाद, इतनी शर्मिंदगी के बाद अब हमें आगे बढ़ना होगा। अगर हम ऐसे ही रहे तो हमें मजीद नुकसान हम बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, बहसियत रियासत भी, बहसियत कौम भी, बहसियत सियासतदान भी, और हर एक को इसके ऊपर सोचना है। और शायद यही वजह है कि अब हमें दूसरों ने शर्मिंदगी दिलाई है और दूसरे मुल्कों ने हमें कहा है कि आइए बैठिए, बातचीत करिए, इसका रास्ता निकालिए, अपने मुल्क को नुकसान ना पहुंचाइए। इसी के ऊपर अब आगे की जो पेशरफ्त है आज की, आपने देखा होगा कि ज़मान पार्क में भी ऑपरेशन का कहा जा रहा था, वो ऑपरेशन भी ना हो सका और ये मुज़ाकरात पर बात
बातचीत आ गई, इमरान खान भी राजी हो गए कि ये जितनी भी तजावजात हैं वो खुद ख़त्म कर देंगे। साथ में उन्होंने इन वाक़यात की जो हुए उनकी भी मजम्मत कर दी। और तीसरी अहम जो अदालती लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है जिसमें जो कि 72 MNAs हैं PTI के, उनके इस्तीफों की मंजूरी का जो नोटिफिकेशन था वो कल अदम करार दे दिया गया है और उसमें तकनीकी बुनियादें कही गई हैं और ख़ासकर ये पॉइंट और ये नुक्ता उठाया गया है कि 1 by 1 MNAs स्पीकर के सामने पेश हूँ तो फिर जो है ये इस्तीफे मंजूर किए जाएं। तो अब स्पेस तो क्रिएट हो गई है, अब डील इसको करना है हुकूमत ने, PDM ने, वो किस तरह से डील करेगी। जुल्फकार अली बदर साहब, मैं आपसे शुरू करती हूँ कि ये जो PTI के MI के MNAs के लिए ये ऑप्शन आया है कि वो पार्लियामेंट में वापस आएँ, पीपल्स पार्टी इसको वेलकम करेगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आए असेंबलियों में बैठे, क्योंकि स्पीकर तो आप लोगों का है। देखिए, बात यह है कि जो स्पीकर का ऑर्डर है ना, पहली चीज ये है कि अगर स्पीकर ने इसके ऊपर कोई अपना ऑर्डर जारी किया है वो कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकता। लेकिन उसके बावजूद अगर लाहौर हाई कोर्ट ने कोई ऑर्डर किया है तो उसके ऊपर देख लेंगे कि अगर इसके अंदर कोई कानूनी या आईनी गुंजाइश हुई जिसके अंदर स्पीकर साहब कोई रियायत गुंजाइश निकाल सकेंगे तो वो रास्ता देखेंगे। बस ये तो अब बिटवीन द पार्लियामेंट, स्पीकर एंड द कोर्ट है मामला। तो इस सारे मामले के अंदर इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन कोर्ट सस्पेंड कर सकती थी, बट अगर स्पीकर ने किसी का रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिया हुआ है, उसका एक्सेप्टेड हुआ रेजिग्नेशन कोर्ट कभी उसके ऊपर ऑर्डर नहीं कर सकती कि जी इसको भी हम नल एंड वॉइड करते हैं। इलेक्शन कमीशन और स्पीकर दोनों का नोटिफिकेशन का लदम करार दे दिया ना, दोनों का। देखिए, मैं यही बात कर रहा हूँ ना कि हाई कोर्ट एक तो पार्लियामेंट के जो स्वाबदीदी इख्तियारात हैं उसके अंदर इंटरफेरेंस नहीं कर सकती, ना हाई कोर्ट ना सुप्रीम कोर्ट। और अगर किसी का रेजिग्नेशन, इस्तीफा स्पीकर कौमी असम्बली एक्सेप्ट कर लेता है और उसको प्रोसेस के बाद और वो कल को बाद में चला जाता है हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में कि जी मैंने इस्तीफा नहीं देना, मेरा वापस करवाया जाए, तो हाई कोर्ट का वो फैसला भी जो है वो काबिल कबूल नहीं होगा। लेकिन इस सारे मामले में अगर हाई कोर्ट ने ये फैसला कर दिया है तो इसकी कानूनी जो भी वक़्त है वो लेकिन सियासी तौर पर आप क्या समझ रहे हैं कि अगर कानूनी तौर पर ये सारे सुकम जो है वो खत्म कर दिए जाएंगे और ये जो ऑप्शन आया है सियासी इस्तेहकाम के लिए, पीपल्स पार्टी इसको वेलकम करेगी? देखिए, मैं यही बात कर रहा हूं कि इसके अंदर स्पीकर कौमी असम्बली ने पहले अपनी जो उनका प्रेरोगेटिव है उसको देखना है। अगर स्पीकर कौमी असम्बली उसके ऊपर देखते हैं कि जी एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाई कोर्ट का ऑर्डर ठीक है और हम उनको वापस आते हैं, तो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें ना पहले प्रॉब्लम थी ना अभी प्रॉब्लम है। इस्तीफे इन्होंने दिए थे, फिर कोर्ट में भी यही गए। तो ये तो इनको खुद समझ नहीं आ रही, कंफ्यूज लोग हैं PTI वाले कि चाहते क्या है सियासत के अंदर। जी ठीक। जी सलमान, आप सब आप क्या समझ रहे हैं इस वक्त जो हालात हैं, जो सिचुएशन है, इसमें लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आना इस बहरान को खत्म कर सकता है? आप ये बॉल PDM की और हुकूमत की कोर्ट में चली गई है कि वो अब इसको किस तरह से डील करेंगी। तो इमरान खान साहब ने तो दरवाजे खोल दिए, अब ये PDM के ऊपर है। तो आपको क्या लगता है कि हुकूमत इसको वेलकम करेगी, एंटरटेन करेगी? पहली बात तो यह है कि बदर साहब समझते हैं कि शायद हमारा स्पीकर बड़ा खुद मुख्तार स्पीकर है। पहले भी स्पीकर ने जो फैसले किए थे उसकी बुनियाद सियासी नौयत की थी और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PDM की जमातों ने मिलकर फैसला किया था कि ये इस्तीफे कबूल करने चाहिए। तो स्पीकर ने उसके ऊपर अमल किया। अब अगर PDM की जमातें और पीपल्स पार्टी मिलकर ये फैसला कर लें कि हम इन इस्तीफों को जो है वो वापसी का रास्ता निकालते हैं, तो ये स्पीकर साहब उसी को फैसिलिटेट करेंगे, उसी में सहूलतकारी करेंगे। कोई कानूनी मसला नहीं है, मसला सियासी नौयत का है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात जरा ध्यान में रखें, जो बात आपने शुरू में स्टार्ट की थी, पाकिस्तान इस वक्त जिस तरह का बुरहान का शिकार है उसमें सिवाय डायलॉग और मफाहमत के कोई बाकी चीज बचती नहीं है। अब आप देखिए कि जो चाइना का वजीर खारजा आए थे, उन्होंने भी यही कहा कि जी पाकिस्तान अपनी दाखिली पॉलिटिकल पोजीशन को दुरुस्त करें। उसके बाद आपने कोर कमांडर इजलास का मुश्तरका लामिया देखा, आपने कौमी सलामती कमेटी का मुश्तरका लामिया देखा, आपने सदर मुमलिकत का खत देखा, आपने बाकी लोगों की सुप्रीम कोर्ट की कोशिशें देखी। सब ये कह रहे हैं कि हुकूमत और अपोजिशन मिल बैठ के कोई डायलॉग का रास्ता निकाल के मसले का हल निकाले। तो अगर कोई मसले का हल निकलता है, क्योंकि देखिए ना, अगर आपने इंतखाबात में जाना है और अक्टूबर में भी इंतखाबात होने हैं, तो सबसे
सबसे पहले तो निगरान सेटअप क्या होगा ना। अब ये तो नहीं हो सकता कि निगरान सेटअप जो है वो राजा रियाज और शहबाज शरीफ साहब मिलकर करें। भाई ये दुनिया की वाहिद मुल्क है कि जिसका अपोजिशन लीडर जो है वो मुस्लिम लीग नून के टिकट पे इलेक्शन लड़ना चाहता है। अब इससे ज्यादा और क्या मजाक हम पाकिस्तान की पार्लियामेंट का बनाएंगे। तो इसलिए अच्छा है अगर पीटीआई के लिए कोई रास्ता निकल रहा है तो उसको अना का मसला बनाने की बजाय नए इंतखाबात जब भी होंगे उसका रास्ता तलाश किया जाए। इनके टिकट गवर्नमेंट बननी है, इंतखाबात की शफाफियत के मामलात हैं और इंतखाबात के नताइज को कबूल करने की बातें हैं। तो ये अच्छा होगा कि अगर ये जाके अंदर कोई नतीजा निकाल। लेकिन ये डिपेंड करता है कि इस वक्त की जो खास तौर पे मुस्लिम लीग नून और जेयूआई की जो पीडीएम की क़यादत है वो कैसे इस पे इत्तेफाक करेगी, क्योंकि उनको वो तो ज्यादा कंफर्ट होंगे कि मामलात राजा रियाज के साथ बैठ के तय हों। लेकिन ये मैं आपको बताऊं मामलात सिर्फ हुकूमत की कंट्रोल में नहीं है, इसके पीछे इस्टेब्लिशमेंट भी है और इसमें और भी बहुत सी कुव्वतें जो पाकिस्तान से बाहर हैं वो कोशिश कर रही हैं इस वक्त किसी तरीके से मफाहमत का रास्ता निकाला जाए और मुल्क को जो बुरहान है उससे निकला जाए। तो अब देखते हैं कि ये कोशिशें मफाहमत की हो रही हैं, इसको कैसे रिस्पॉन्स किया जाता है। और ये जो कहा जा रहा है कि कौमी असम्बली के अंदर लोगों की वापसी होगी या नहीं होगी, तो देखना होगा कि पीडीएम, पीपल्स पार्टी और स्पीकर का क्या स्टांस सामने आता है। तो उसी से अंदाजा हो सकेगा कि ये पॉलिटिक्स आगे बढ़ेगी या मजीद इंतशार और टकराव की तरफ जाएगी। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया किरण डार साहिबा, सलमान आबिद साहब, जुल्फकार अली बदर साहब। दैट्स ऑल टुनाइट। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।